दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का MSW001 के खंड 3। जो इसमें सिर्फ 3 ही खंड दिए गए हैं, एक लास्ट है ये। जो खंड 3 है उसका जो नाम है वो समाज कार्य का दृष्टितय विधियाँ। इसमें हम लोग इकाई 1 को समझने वाले हैं, सामाजिक क्रिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार। आज हम सामाजिक क्रिया समाज कार्य के दर्शन से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज देख रहे हैं। हाँ, और हम इसमें थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, हमारा इरादा सिर्फ सामाजिक क्रिया को समाज कार्य की एक विधि की तरह देखना नहीं है, बल्कि हम इसे भारत में समाज कार्य की शिक्षा के पीछे जो पूरा दर्शन है उस रूप में समझना चाहते हैं। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सोच मतलब समाज कार्य की सोच कैसे बनी, कैसे विकसित हुई। जरूर। तो देखिए, जैसा ये स्रोत बताते हैं, शुरुआत में आप समझिए 20वीं सदी के पहले हिस्से में समाज कार्य का फोकस काफी हद तक व्यक्तियों की अपनी समस्याओं पर था। अच्छा, मतलब इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स पर। हाँ बिल्कुल, उस वक्त जरूरतें भी अलग अलग थीं। किसी को लगा कि भाई व्यक्तिगत सलाह या मदद चाहिए, कहीं लगा कि खाली समय बिताने के लिए कोई ग्रुप या क्लब जैसा कुछ हो, और कुछ समुदायों ने सोचा कि आपस में मिलकर काम करें तो शायद बेहतर सेवाएं मिल सकती हैं। तो इन्हीं अलग अलग जरूरतों के जवाब में कह सकते हैं अलग अलग तरीके बने, जैसे केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इन स्रोतों को पढ़कर ऐसा भी लगता है कि ये जो शुरुआती नजरिया था वो शायद थोड़ा बिखरा हुआ था। हाँ, मतलब कुछ अधूरा सा। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे लोगों की मुश्किलों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया हो कि भाई ये जरूरत तो बस व्यक्ति की है या ये सिर्फ समूह की। इससे उनकी पूरी जरूरत नजरअंदाज होने का डर था ना। हाँ, ये बात तो है। जैसे बस किसी पहले से बनी बनाई विधि में फिट कर दो। हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। और यहीं पर ये स्रोत एक समग्र प्रयास यानी एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत बताते हैं। देखिए, इंसानी समस्याएं सीधी तो होती नहीं है। बिल्कुल। स्रोत उन्हें क्लिष्ट कहते हैं, मतलब जटिल, कॉम्प्लेक्स होती है। बिल्कुल। तो कोई एक अकेला तरीका, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इन उलझी हुई मुश्किलों को पूरी तरह हल नहीं कर सकता। सही बात है। इसीलिए एक ज्यादा चौड़ा और सबको साथ लेकर चलने वाला तरीका, जिसे स्रोत समग्र व स्वीकृत तरीका कहते हैं, वो ज्यादा असरदार माना गया है। इसमें व्यक्ति, समूह, समुदाय सबको एक साथ देखना होता है, प्रॉब्लम की जड़ तक जाने की कोशिश होती है। ये काफी दिलचस्प है। और स्रोत किसी भी एक्शन, किसी हस्तक्षेप के लिए कुछ जरूरी कदम भी बताते हैं ना। हाँ, बताते हैं। पहला तो कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है, वो कितनी फैली हुई है, इसे ठीक से समझो। दूसरा कि उस प्रॉब्लम का दूसरी दिक्कतों या ग्रुप से क्या कनेक्शन है, ये जानो। सही। तीसरा, उसकी डायनामिक्स क्या है, मतलब ये प्रॉब्लम क्यों चल रही है, कैसे बदल रही है। हाँ, ये समझना जरूरी है। चौथा, कौन से रिसोर्स हैं, लोग, संस्थाएं, पॉलिसी जो मदद कर सकते हैं, उनका पता लगाओ और सही स्ट्रैटेजी चुनो। राइट। और फिर आखिर में हालात बदलने के लिए सही एक्शन लो। ये सिर्फ तरीके नहीं, एक पूरा प्रोसेस है। और यहीं पर, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, सामाजिक क्रिया की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अच्छा, कैसे? ये कोई अकेली अलग थलग विधि नहीं है, बल्कि ये समाज कार्य के जो दूसरे तरीके हैं, जैसे केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ मिलकर एक संपूर्ण एवं एकीकृत दर्शन बनाती है। और सबसे जरूरी बात जो ये स्रोत बार बार कहते हैं वो ये कि कौन सा तरीका अपनाना है, ये जमीन की हकीकत देखकर तय होना चाहिए, मतलब परिस्थिति और जरूरत के हिसाब से। अच्छा, मतलब ये नहीं कि सोशल वर्कर को जो तरीका पसंद है या जिसमें वो माहिर है वही इस्तेमाल होगा। बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहते हैं न कि सामाजिक कार्यकर्ता के व्यक्तिगत चयन पर, मतलब वर्कर की पसंद नहीं, लोगों की जरूरतें रास्ता दिखाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोशल वर्कर को सिर्फ एक विधि का एक्सपर्ट होने से काम नहीं चलेगा, उसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से ढलना होगा। एकदम सही। और साथ ही स्रोत ये भी याद दिलाते हैं कि समाज के जो आदर्श और मूल्य बदलते रहते हैं ना, हाँ। उनका भी असर पड़ता है कि हम किसी प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। हाँ। ये बदलते आदर्श ही तो समाज कार्य के लिए एक तरह का बैकग्राउंड तैयार करते हैं। मतलब जो चीज कल ठीक मानी जाती थी आज शायद एक सामाजिक समस्या बन जाए। हाँ बिल्कुल। और समाज कार्य को इस बदलाव को समझना होगा, उसके प्रति सेंसिटिव होना होगा। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों से जो बात साफ हो रही है वो ये है कि सामाजिक क्रिया सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, बल्कि ये समाज कार्य का एक जुड़ा हुआ, जरूरत पर आधारित और लगातार बदलने वाला दर्शन है। सही कहा। ये पुराने, शायद थोड़े अधूरे तरीकों से आगे बढ़कर
इंसानी और सामाजिक समस्याओं को उनकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में देखने और उनसे निपटने की बात करता है। एक तरह से पूरे सिस्टम को देखो, सिर्फ एक हिस्से को नहीं। एकदम सही कहा आपने। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। अगर समाज कार्य को वाकई एकीकृत, होलिस्टिक और जरूरत के हिसाब से ढलने वाला बनना है, जैसा ये दर्शन कहता है, तो ये सोच आज के जो पारंपरिक समाज कार्य संस्थान है या उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनके सामने किस तरह की चुनौतियां लाती होगी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या मौजूदा सिलेबस और तरीके इस इंटीग्रेटेड नजरिए को अपनाने के लिए सच में तैयार हैं? इस पर सोचने से शायद हमें इस दर्शन की आज की अहमियत और इसकी गहराई और अच्छी तरह समझ में आएगी। सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन, इसका इतिहास क्या रहा है, खासकर पश्चिम और भारत में? ये कैसे पनपा, कैसे बदला? हमारे पास सामाजिक क्रिया पश्चिम और भारत में विकास यात्रा नाम के दस्तावेज के कुछ अंश हैं जिन पर हम आज गहराई से बात करेंगे। तो कोशिश ये समझने की है कि ये सामाजिक क्रिया का सफर असल में है कैसा, पश्चिम और भारत में क्या समानताएं हैं, क्या फर्क हैं, क्या ये कोई आजकल की बात है या ये बहुत पुरानी है? कहते हैं सामाजिक क्रिया उतनी ही पुरानी है जितना कि समाज। इस पर बात करते हैं। अगर पश्चिम की तरफ देखें तो क्या ये बात सही लगती है? वहां तो 5वीं सदी ईसा पूर्व रोम में प्लेवियन विरोध की बात आती है, फिर अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन तक एक बहुत लंबा सिलसिला है। जी बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, 16वीं सदी में नीदरलैंड्स का स्पेन के खिलाफ विरोध, फिर 1880 में आयरिश किसानों का बहिष्कार। हाँ, वो बाइकॉट वाला। जी, फिर 1905 की रूसी क्रांति, जिसे खूनी रविवार भी कहते हैं। 1953 में पूर्वी जर्मनी, 1956 में हंगरी, अफ्रीकी अमेरिकियों का वो मशहूर बस बहिष्कार। लिस्ट तो काफी लंबी है। सही में। तो इससे एक बात तो साफ है ना कि ये कोई आधुनिक घटना नहीं है जी। ये तो जब से अन्याय या बदलाव की जरूरत महसूस हुई है, समाज ने प्रतिक्रिया दी है। हाँ, एक तरह की बुनियादी प्रतिक्रिया। बिल्कुल। हाँ, तरीके बदले हैं, पैमाने बदले हैं, लेकिन वो जो मूल भावना है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की, वो तो हमेशा से रही है। ये तो हुई पश्चिम की बात। अच्छा, अब भारत की ओर आते हैं। यहाँ कहानी कैसे चलती है? भारत में भी देखिए जड़ें उतनी ही गहरी हैं। कुछ लोग तो मानते हैं कि बौद्ध धर्म का उदय भी अपने समय की सामाजिक व्यवस्थाओं के खिलाफ एक तरह का सामाजिक विरोधी था। अच्छा, ये एक दिलचस्प नजरिया है। जी। और इतिहास में जालिम शासकों के खिलाफ आंदोलन तो हमेशा से हुए हैं। हाँ। और फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, वो सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो दमनकारी आर्थिक नीतियां, भुखमरी लाने वाली राजनीति, अन्यायपूर्ण टैक्स, इन सब के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आक्रोश था। सही कहा। और बाद में भी किसान आंदोलन चलते रहे, जैसे बरडौली। हाँ, बरडौली सत्याग्रह और देश भर में कई और किसान आंदोलन आजादी के बाद भी जारी रहे हैं। ये सिलसिला रुका नहीं। और अंग्रेजों के शासनकाल में उस दौरान की सामाजिक क्रिया के बारे में क्या कहेंगे? वो दौर भी बहुत महत्वपूर्ण है। औपनिवेशिक काल में देखिए, जीवन स्तर सुधारने के लिए, शिक्षा में बराबरी के मौकों के लिए, जातिवाद के खिलाफ, अन्यायपूर्ण टैक्स के खिलाफ कितने ही आंदोलन हुए। हाँ, जैसे ज्योतिबा फूले और पंडिता रमाबाई का काम। बिल्कुल, उनका जिक्र जरूरी है। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक विरोध पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उन लोगों के जीवन स्तर और आत्मसम्मान को बढ़ाने पर जोर दिया जिन्हें अंग्रेजों ने या समाज ने शिक्षा से वंचित रखा था। ये एक तरह से सशक्तिकरण का प्रयास था। जी बिल्कुल, जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश। इसी समय के आसपास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी बनी थी, है ना? जी हाँ। लेकिन कहते हैं कि उनका शुरुआती रवैया थोड़ा अलग था, टकराव वाला नहीं। हाँ, शुरू में कांग्रेस ने मिलकर सुधार करने का रास्ता अपनाया, मतलब सहयोग का। लेकिन बाद में धीरे धीरे राजनीतिक सुधार और सामाजिक सुधार के रास्ते थोड़े अलग होते गए। अच्छा। फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक संगठित स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ जिसने तस्वीर बदल दी। हाँ, गांधी जी का तरीका तो बिल्कुल अलग था। उन्होंने आजादी की लड़ाई को सामाजिक बदलाव से कैसे जोड़ा, ये बहुत खास बात है। बिल्कुल खास। गांधी जी ने राजनीतिक स्वतंत्रता को एक बड़े समग्र सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा माना। उन्होंने हमारी अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं का इस्तेमाल किया, बहुत रचनात्मक ढंग से, और हर तरह की बुराई का सामना करने के लिए अहिंसा का रास्ता दिखाया। ये सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं थी, ये समाज को भीतर से बदलने की भी लड़ाई थी। जैसे उनके बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन, हाँ। नमक सत्याग्रह। जी हाँ,
असहयोग आंदोलन, बरडौली सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, इन सब में उन्होंने संस्थागत बुराइयों के खिलाफ अहिंसा का प्रयोग किया और बहुत जुझारूपन से किया। लेकिन इसमें अनुशासन का बड़ा महत्व था, है ना? बहुत ज्यादा। गांधी जी के प्रयोगों में अनुशासन, आज्ञा पालन, आत्मनियंत्रण और सबसे जरूरी सही समय पर सही हथियार यानी अहिंसा का प्रयोग। वो भड़काऊ या बिना लक्ष्य वाली हिंसा से हमेशा बचते थे। हाँ। कुछ लेखक तो उनके व्यक्तित्व के इस पहलू को क्रांतिकारी भी मानते हैं। और इसी अहिंसक तरीके को बाद में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में इस्तेमाल किया। जी, अश्वेतों के अधिकारों के लिए। और भारत में जयप्रकाश नारायण ने अपने समग्र क्रांति के आंदोलन में। जयप्रकाश नारायण का जिक्र आया। उनका तो ये मानना था कि सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक क्रिया राजनीतिक क्रिया से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, ये उनका एक बहुत अहम विचार था। वो मानते थे कि असली बदलाव, टिकाऊ बदलाव वो समाज के अपने प्रयासों से आता है, न कि सिर्फ राजनीतिक सत्ता बदलने से। मतलब सामाजिक क्रिया ज्यादा बुनियादी है। जी। उनका ये भी मानना था कि कोई आंदोलन चल रहा हो और उस दौरान समाज सुधार के कोई नए मुद्दे सामने आए तो उन्हें भी आंदोलन में शामिल कर लेना चाहिए। अच्छा। और ये भी कि बदलाव लाने के लिए सिर्फ बड़ी बड़ी संस्थाएं ही जरूरी नहीं है। उनके दायरे से बाहर की छोटी छोटी पहलें वो भी सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली औजार हो सकती हैं। और आजादी मिलने के बाद भी भारत में ये सामाजिक क्रिया का सिलसिला थमा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं थमा। आजादी के बाद भी संघर्ष जारी रहे। बारगरदल आंदोलन हुआ, मछुआरों के हक की लड़ाई चली, महिला आंदोलन हुए, भूमिहीन आदिवासियों ने जमीन के अधिकार के लिए संघर्ष किया, मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन आज भी चल रहे हैं। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये सामाजिक क्रिया की निरंतरता को दिखाता है। समाज बदलता है, चुनौतियां बदलती हैं, तो सामाजिक क्रिया के रूप भी बदलते रहते हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि सामाजिक क्रिया चाहे पश्चिम हो या भारत, इतिहास में एक लगातार बहती धारा की तरह रही है। इसके तरीके बदले हैं, पैमाने बदले हैं, मुद्दे बदले हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ इंसाफ और एक बेहतर समाज बनाने की चाहत वो शायद एक जैसी ही रही है। बिल्कुल सही। और इसमें गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध का जो योगदान है वो तो विश्व स्तर पर अद्वितीय है। हाँ, वो तो है ही। इस सारी बातचीत से एक सवाल या कहिए एक विचार मन में आता है। बताइए। अगर हम जयप्रकाश नारायण की उस बात को आज के संदर्भ में सोचें जी कि सामाजिक परिवर्तन के लिए सामाजिक क्रिया राजनीतिक क्रिया से ज्यादा मौलिक है, तो क्या आज हमारे सामने जो जटिल सामाजिक मुद्दे हैं उन्हें देखने का, उन्हें हल करने का कोई अलग नजरिया बन सकता है? क्या होगा अगर हम समाधानों में सामाजिक पहल, लोगों की अपनी कोशिशों को सबसे आगे रखें, उन्हें प्राथमिकता दें? ये वाकई सोचने वाली बात है। जी, ये भविष्य के लिए एक दिशा हो सकती है शायद। हमारे पास समाज कार्य और सामाजिक क्रिया का विकास नाम के स्रोत से कुछ जरूरी बातें हैं और हमारा मकसद है ये समझना कि सामाजिक क्रिया जो आज सोशल वर्क का इतना जरूरी हिस्सा है वो इस मुकाम तक पहुंची कैसे, खासकर पश्चिम में और भारत में इसका सफर कैसा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सोशल वर्क में सामाजिक क्रिया का मतलब क्या है। मतलब ये सिर्फ किसी की मदद करने से अलग कैसे है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, सामाजिक क्रिया सिर्फ किसी एक व्यक्ति की मदद तक सीमित नहीं है। इसका मकसद बड़ा है, उन सामाजिक व्यवस्थाओं, उन नीतियों को बदलना जो अन्याय पैदा करती हैं। मेरी रिचमोंड ने तो देखिए 1922 में ही इसे समाज कार्य की 4 मुख्य प्रक्रियाओं में से एक माना था। 1922 यानी काफी पहले। जी हाँ। और केनेथ प्रे ने भी इसके ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इसकी अहमियत कितनी जल्दी पहचान ली गई थी। ये सोशल वर्क की जो मुक्तिवादी, तर्कसंगत और आप कह सकते हैं प्रजातांत्रिक जड़ें हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अगर हम पश्चिम की बात करें, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका की, स्रोत में जिक्र है कि ब्रिटेन में 19वीं सदी में कुछ शुरुआती आंदोलन हुए थे, लेकिन फिर व्यवसायीकरण, प्रोफेशनलाइजेशन के साथ चीजें बदलीं। और ये सेटलमेंट हाउस क्या थे जिनका जिक्र आ रहा है? हाँ, तो ब्रिटेन में शुरुआत हुई, लेकिन सेटलमेंट हाउस मूवमेंट जो है वो अमेरिका में ज्यादा फैला। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थी, ये ऐसे सेंटर्स थे जहां समाज सेवक उसी कम्युनिटी में रहते थे जिनकी वो मदद कर रहे थे। उनका काम सिर्फ सेवा देना नहीं था, बल्कि समुदाय की जरूरतें समझना और बड़े सामाजिक सुधारों के लिए आवाज उठाना भी था। अमेरिका में देखिए, वहां की ईसाई और प्यूरिटन नैतिकता, फिर वो व्यक्तिवाद और लेजे फेयर यानी कम सरकारी दखल, ज्यादा व्यक्तिगत आजादी, इन सब विचारों का बड़ा असर था। लेकिन फिर 1930s की वो बड़ी आर्थिक मंदी आई, ग्रेट डिप्रेशन, उसने तो सोच को जरूर बदला होगा।
बिल्कुल बिल्कुल। मंदी ने सामाजिक सुरक्षा कानूनों की जरूरत एकदम सामने ला दी, लेकिन वो जो व्यक्तिवादी सोच थी ना, वो फिर भी बनी रही। और उसी दौर में फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने लगा। तो नतीजा क्या हुआ कि ध्यान व्यक्ति की अंदरूनी दुनिया और समाज में उसका एडजस्टमेंट कैसे हो, इस पर ज्यादा चला गया। ओह, मतलब सामाजिक ढांचे को बदलने के बजाय व्यक्ति को सिस्टम में फिट करने पर जोर बढ़ गया। हाँ बिल्कुल, मतलब व्यक्ति को मौजूदा व्यवस्था में फिट करने पर जोर बढ़ा। और इससे हुआ ये कि सामाजिक क्रिया का महत्व कुछ समय के लिए कम हो गया। ये दिखाता है कि कैसे कोई एक खास विचार, जैसे फ्राइडियन साइकोलॉजी, पूरे पेशे की दिशा को मोड़ सकता है। ये तो सच में बड़ी दिलचस्प बात है कि कैसे मनोवैज्ञानिक थ्योरीज ने सामाजिक बदलाव की कोशिशों को एक तरह से पीछे धकेल दिया। अच्छा, अब अगर भारत की तरफ देखें तो 1936 में बॉम्बे में सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क खुला, जो आज टिस है, और वहां भी शुरुआत में अमेरिकी मॉडल अपनाया गया। हाँ, शुरुआत वहीं से ही हुई, अमेरिकी मॉडल, जो कि व्यक्ति केंद्रित था। लेकिन जल्दी ही ये एहसास हुआ कि ये मॉडल भारतीय समाज के लिए, यहाँ के हालात के लिए पूरी तरह से सही नहीं बैठता। यहाँ देखिए, पश्चिम जो व्यक्तिवाद है या अधिकारों पर जो जोर है, उसके मुकाबले भारत में समूह, समुदाय और कर्तव्यों की भूमिका कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमारे समाज का हिस्सा है। बहुधर्मी, बहुभाषी, जाति आधारित ताना बाना, ये सब चीजें मायने रखती हैं। और शायद हमारे दर्शन और धार्मिक परंपराओं में भी ये समाज कल्याण का विचार अलग है। सही कहा आपने, यहाँ वो विचार ज्यादा व्यापक है। इसीलिए भारत में सामाजिक क्रिया को एक प्रोफेशनल तरीके के तौर पर अपनाने में ज्यादा समय लगा। टाटा इंस्टीट्यूट बनने के कई दशक बाद जाकर इसे समस्याओं के हल का एक जरूरी व्यावसायिक तरीका माना जाने लगा। तो फिर ये सवाल उठता है कि भारत में जहां समुदाय पर इतना जोर है, वहां प्रोफेशनल सोशल एक्शन को अपनाने में इतनी देर क्यों हुई? ये थोड़ा सा विरोधाभासी नहीं लगता? हाँ, ये एक अहम सवाल है। और शायद इसकी एक वजह यह भी हो कि भारत में जो पारंपरिक अनौपचारिक तरीके थे ना कम्युनिटी सपोर्ट के, वो इतने मजबूत थे कि एक फॉर्मल प्रोफेशनल सोशल एक्शन की जरूरत शायद उतनी जल्दी महसूस नहीं हुई। बाद में, जैसा श्री सिंह बताते हैं, लोकहित याचिका यानी PIL, उसने बहुत बड़ा रोल निभाया। PIL ने आम नागरिकों को अदालतों के जरिए बड़े सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाने का एक ताकतवर जरिया दिया, और साथ ही नागरिक क्रिया समूहों ने भी इसके दायरे को बहुत फैलाया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे पश्चिम में सोशल रिफॉर्म, चेंज और एक्शन को सोशल वर्क में इंटीग्रेट करने पर ध्यान बढ़ा, उसका असर यहाँ भारत पर भी पड़ा, और फिर यहाँ भी सामाजिक क्रिया का महत्व ज्यादा समझा जाने लगा। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। संक्षेप में देखें तो सामाजिक क्रिया का सफर कोई सीधी लकीर नहीं रहा है। इसे जल्दी पहचान मिली, जैसे रिचमंड ने 1922 में दी, फिर व्यक्ति केंद्रित मॉडल के असर में से कुछ कम आका गया, और फिर आखिरकार इसे प्रोफेशनल सोशल वर्क में दोबारा इंटीग्रेट किया गया। और पश्चिम और भारत के जो सांस्कृतिक और दार्शनिक फर्क हैं, जैसे व्यक्ति बनाम समुदाय या अधिकार बनाम कर्तव्य, इन्होंने इसके विकास को अलग अलग तरह से दिशा दी है, ये साफ दिखता है। तो जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं कि सामाजिक क्रिया सोशल वर्क के लिए बुनियादी है, लेकिन इसका रास्ता सीधा नहीं, उतार चढ़ाव भरा रहा है। और दूसरी बात, सांस्कृतिक संदर्भ यानी पश्चिम और भारत की अलग सोच और समाज ने इसके विकास पर बहुत गहरा असर डाला है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। आज के ज़माने में जहां नागरिक समूह इतने सक्रिय हैं, डिजिटल एक्टिविज्म इतना बढ़ रहा है, वहां प्रोफेशनल सोशल वर्क के अंदर सामाजिक क्रिया की परिभाषा और उसके तौर तरीके भविष्य में कैसे बदल सकते हैं? क्या हमारे पारंपरिक तरीके इन नई सच्चाइयों के साथ कदम मिला पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। ये सामाजिक क्रिया, अर्थ और परिभाषाएं नाम के एक दस्तावेज पर आधारित है। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि अलग अलग विशेषज्ञों ने जो भी कहा है, उसके जरिए हम सामाजिक क्रिया के मायने समझें, इसकी अहमियत को जानें। तो चले शुरू करें इस विषय की गहराई में उतरना। हाँ बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि शुरू में सामाजिक क्रिया को लोग सामुदायिक संगठन का ही एक हिस्सा मानते थे। अच्छा, मतलब अलग से नहीं देखते। नहीं, पर जैसे जैसे समाज कार्य एक प्रोफेशन के तौर पर डेवलप हुआ, तो फिर इसे एक अलग पहचान मिली, एक अलग पद्धति माना जाने लगा। ओके। तो ये कब हुआ? मतलब शुरू में किसने इसे डिफाइन करने की कोशिश की? हाँ, तो देखिए 1937 में पॉटर ली आर का नाम आता है। उनका मानना था कि सामाजिक क्रिया का मतलब है
समाज में जो स्थापित परंपराएं हैं, जो कानून हैं, उनको बदलने की कोशिश करना। बदलने की कोशिश। हाँ। और एक नई व्यवस्था के लिए आप कह सकते हैं जमीन तैयार करना या फिर उसके लिए आंदोलन चलाना। तो मतलब बदलाव पर काफी जोर था उनके विचार में। इसके तरीके भी कुछ बताए उन्होंने? उन्होंने इसे वर्ग संघर्ष से भी जोड़ा था कि उसके जरिए आर्थिक संतुलन लाया जाए, या फिर जैसे सुरक्षा अभियान चलते हैं, है ना? हाँ हाँ। या कोई भी ऐसा प्रयास जिससे समुदाय का भला हो, सामाजिक कल्याण हो, वो सब उनकी नजर में सामाजिक क्रिया था। और क्योंकि ये समूहों की आपसी गतिविधियों से जुड़ा था, इसलिए वो इसे संगठन का हिस्सा मानते थे। बिल्कुल, उस वक्त यही समझ थी। ठीक है। इसके बाद भी परिभाषाएं आई होंगी जरूर। हाँ, फिर 1945 में केनेथ एल.एम. प्रेस ने एक अलग नजरिया दिया। उन्होंने कहा कि ये एक सोचा समझा और धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला प्रयास है। धीरे धीरे बढ़ने वाला। हाँ, जिसका सीधा असर सामाजिक हालात पर और नीतियों पर पड़ता है। और उन्होंने ये भी माना कि जो सोशल वर्कर्स हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उन्हें अपने काम में जो रुकावटें आती हैं, उनको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। धीरे धीरे बढ़ने वाला प्रयास। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? मतलब क्या टकराव, कॉन्फ्लिक्ट, उसकी कोई जगह नहीं थी उस वक्त की सोच में? देखिए, यहीं पर आर्थर डनहम की बात अहम हो जाती है। 1958 में उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रिया वो कोशिश है जो सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए अच्छे समझे जाने वाले लक्ष्यों को पाने के लिए करते हैं। ओके। और मौजूदा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए करते हैं। तरीके क्या हो सकते हैं? जैसे शिक्षा देना, लोगों में जागरूकता फैलाना, या फिर दबाव बनाना। ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी जोड़ा, जो आपकी बात थी, कि अगर टकराव की स्थिति बन जाए तो लक्ष्य हासिल करने के लिए वो भी जायज हो सकता है। अच्छा, तो ये प्रे के क्रमिक प्रयास वाले विचार से थोड़ा अलग हुआ है ना? हाँ बिल्कुल, ये टकराव को भी एक संभावना के तौर पर देखने की शुरुआत थी। ये तो दिलचस्प है कि कैसे धीरे धीरे टकराव को भी इसके दायरे में लाया गया। अच्छा, भारत में इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को कैसे समझा गया? भारत में भी इस पर काफी विचार हुआ। 1965 में भारतीय समाज कार्य का एनसाइक्लोपीडिया आया। उसने इसे एक संगठित गतिविधि के रूप में बताया। संगठित गतिविधि किस लक्ष्य के साथ? लक्ष्य था जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको बदलना, नीतियां बनवाना और एक ऐसा सामाजिक माहौल बनाना जहां सभी को जरूरत की सुविधाएं मिले, उनका जीवन मतलब ठीक से चल सके। तो इसमें संस्थागत बदलाव और बेहतर जीवन स्तर, इन पर फोकस था। हाँ, और फिर 1966 में मूर्ति एमवी ने इसे और विस्तार दिया। उनके हिसाब से ये सिर्फ कानून के जरिए समस्याओं को हल करना नहीं है। अच्छा। बल्कि जो आम खतरे होते हैं उनका मिलकर सामना करना, लोगों की जो सामूहिक समस्याएं हैं उनको हल करना, ये सब इसमें शामिल है। तो इसमें लोगों की जागरूकता पर भी जोर होगा? बिल्कुल, लोगों को जागरूक करना और समस्याओं पर लोकतांत्रिक या फिर कानूनी तरीके से एक्शन लेना। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि संकट के समय जो हम सब मिलकर प्रयास करते हैं वो भी एक तरह की सामाजिक क्रिया हो सकती है। वाह, काफी व्यापक परिभाषा है ये तो। हाँ। तो अगर हम इन सभी परिभाषाओं को जो हमने अभी डिस्कस की एक साथ रखकर देखें तो सामाजिक क्रिया का एसेंस, उसका सार क्या निकलता है? देखिए, इन सब नजरियों को अगर हम जोड़ें तो कुछ बातें साफ होती हैं। पहली बात, ये व्यक्तियों या समूहों का एक सचेत प्रयास है, मतलब कॉन्शियस एफर्ट, व्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है। दूसरा, इसका लक्ष्य क्या है? मौजूदा व्यवस्था में बदलाव लाना, जो समस्याएं हैं उनको सुलझाना और लोगों के जीवन या उनके काम करने की जो स्थितियां हैं उनको बेहतर बनाना। और ये बदलाव कैसा? क्या ये हमेशा कोई बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव की बात करता है? नहीं, ज्यादातर परिभाषाएं जो हैं तो सामाजिक सुधारों पर जोर देती हैं, रिफॉर्म्स पर, न कि पूरी व्यवस्था को ही उखाड़ फेंकने यानी क्रांति पर। अच्छा। इस सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने, सामूहिक दिक्कतों को दूर करने और सामाजिक परिवर्तन लाने का एक जरिया है। और ये बहुत जरूरी है कि ये समाज कार्य के जो मूल सिद्धांत हैं, जो वैल्यूज हैं, उनके दायरे में हो, उनके अनुरूप हो। हाँ बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक हालात हैं उनका एक तरह से पुनर्मूल्यांकन करना भी इसका एक मकसद हो सकता है? बिल्कुल, ये मौजूदा परिस्थितियों पर सवाल उठाने और उन्हें बेहतर बनाने का एक तरीका है, भले ही उसके लिए जो स्थापित तरीके हैं उनसे थोड़ा अलग हटना पड़े। मूल रूप से ये व्यवस्था के भीतर रहकर उसे सुधारने की कोशिश है। तरीका चाहे शिक्षा हो या जागरूकता, हाँ, या दबाव हो, या फिर कभी-कभी जैसा हमने देखा टकराव भी हो सकता है। तो संक्षेप में अगर कहना हो तो सामाजिक क्रिया एक संगठित, जागरूक कोशिश है। हाँ,
ताकि मौजूदा व्यवस्था के अंदर ही सकारात्मक बदलाव लाए जा सकें। बिल्कुल सही। और जिसके लिए शिक्षा से लेकर दबाव और जरूरत पड़ने पर टकराव तक का रास्ते अपनाए जा सकते हैं। सही। हाँ, पर यहाँ एक सोचने वाली बात सामने आती है जी। ये जितनी भी परिभाषाएं हमने देखी वो सुधार की बात करती हैं, व्यवस्था के भीतर बदलाव की बात करती हैं, है ना? हाँ, ज्यादातर तो यही कह रही हैं। कभी कभी टकराव के जरिए भी। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि अगर कभी ऐसा लगे कि समस्या खुद व्यवस्था ही है, मतलब सिस्टम इटसेल्फ इज द प्रॉब्लम, ये तो गहरा सवाल है। तब सामाजिक क्रिया की हद कहाँ तक है? क्या वो सिर्फ सुधार तक ही सीमित रह जाती है या फिर उसके आगे भी कुछ सोचने की गुंजाइश बनती है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। अक्सर हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में शायद बस धरने या प्रदर्शन ही आते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि ये इससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है, एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है। सही। तो चलिए आज इसी को खोल कर देखते हैं कि ये सामाजिक क्रिया असल में है क्या, इसकी ताकत कहाँ से आती है और इसे मतलब अमल में कैसे लाया जाता है। बिल्कुल, और ये जानना दिलचस्प है कि देखिए शुरुआत हो सकता है कुछ ही लोग करें, पर इसकी जो असली बुनियाद है वो सामूहिक चेतना पर टिकी है और संगठित कोशिशों पर। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भीड़ जमा हो गई, नहीं, ये एक सोचा समझा प्लान किया हुआ आंदोलन होता है। अच्छा, और इसका कोई लक्ष्य भी होता होगा? हाँ, एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो जो स्रोत हैं वो क्या बताते हैं कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी सामाजिक क्रिया में कौन सी बातें जरूरी हैं? आपने संगठन की बात की थी शुरू में। हाँ। संगठन तो आप कह सकती हैं कि रीढ़ की हड्डी है। देखिए कुछ बुनियादी चीजें हैं जो इसे असरदार बनाती हैं। पहली तो ये कि इसमें लोगों की सामूहिक भागीदारी हो, और ये भागीदारी आती है जागरूकता से, जब लोग किसी मुद्दे को समझते हैं, उससे जुड़ते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये पूरी तरह संगठित होनी चाहिए, मतलब योजना बनाकर आगे बढ़ना, ऐसा नहीं कि बस रिएक्ट कर दिया, नहीं, प्लानिंग चाहिए। और ये सब कुछ करने का कोई दायरा भी है, मतलब क्या किसी भी तरह से कर सकते हैं? नहीं, यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है, ये जो भी क्रिया हो वो हमेशा लोकतांत्रिक दायरे में होनी चाहिए। अच्छा। मतलब हमारे संविधान और जो स्थापित नियम कानून है उनके तहत। अच्छा। और एक और चीज, जो भी कदम उठाया जाए उस पर समूह के सदस्यों की सहमति होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी ताकत ही समूह से आती है ना? तो समूह की मर्जी, उनकी सहमति, वो सबसे ऊपर है, ये कोई तानाशाही नहीं है। समझ गया। तो ये साफ है कि ये एक अनुशासित और सामूहिक कोशिश है, लेकिन इसका असल मकसद क्या है? क्या सिर्फ बदलाव लाना ही काफी है? बदलाव तो है, लेकिन सवाल यह है कि किस दिशा में। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि हर सामाजिक क्रिया का जो अंतिम मकसद है वो सामाजिक न्याय होना चाहिए। अच्छा। और एक खास बात ये भी है कि ये प्रक्रिया ना जरूरत पड़ने पर तेजी से बदलाव लाने पे फोकस करती है। ऐसा नहीं कि इसे किसी की मर्जी पर छोड़ दिया या धीमी चाल से चलने दिया, नहीं, इसमें एक सक्रियता है, एक अर्जेंसी है। ये बात तो महत्वपूर्ण है। तो उद्देश्य साफ है, सामाजिक न्याय, और तरीका है संगठित लोकतांत्रिक प्रयास। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तरीके क्या हैं, मतलब रणनीतियां क्या अपनाई जाती हैं? हाँ, तो स्रोत कई तरह की रणनीतियों का जिक्र करते हैं। इनको ना मोटे तौर पर हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तरीका है समझौता आधारित। समझौता आधारित मतलब इसमें आप संबंधित अधिकारियों या संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते हैं, सहयोग करते हैं, या फिर याचिका देते हैं, लॉबिंग करते हैं, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए संगठित रूप से दबाव बनाते हैं, पर बातचीत के जरिए। अच्छा। या फिर आप जनमत तैयार करने के लिए कोई अभियान चलाते हैं, तो ये सब सहयोग और बातचीत वाले रास्ते हैं। ठीक है, यानी बातचीत और सहयोग का रास्ता। लेकिन अगर इससे बात ना बने तो हर बार तो नहीं बनती होगी। बिल्कुल। तो फिर दूसरा रास्ता आता है जिसे हम कह सकते हैं मुकाबला या संघर्ष आधारित। संघर्ष जैसे? इसमें फिर जरूरत पड़ने पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल की जा सकती है, प्रदर्शन हो सकते हैं, या फिर बहिष्कार जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। ये टकराव का रास्ता जरूर है, लेकिन यहाँ भी मकसद आखिर में यही होता है कि दूसरे पक्ष को एक सही समझौते के लिए तैयार किया जाए। तो ये रणनीतियां तो काफी अलग हैं, एक तरफ सहयोग, दूसरी तरफ संघर्ष। क्या स्रोत इस पर कुछ रोशनी डालते हैं कि कब कौन सी रणनीति बेहतर काम करती है?
देखिए, स्रोत यही बताते हैं कि ये बहुत कुछ ना उस वक्त की परिस्थिति पर निर्भर करता है। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। कभी सहयोग से काम बन जाता है तो कभी दबाव बनाना ही पड़ता है। वैसे एक और वर्गीकरण का जिक्र मिलता है, ब्राटो का। उन्होंने कहा कि क्रिया दो तरह की हो सकती है, एक जो शायद कुछ खास गिने चुने लोग करते हैं और दूसरी जो ज्यादा आम होती है, सर्वमान्य सामाजिक क्रिया। अच्छा, तो इसका रणनीति चुनने पर कोई असर पड़ता है? हाँ, शायद ये इस बात पर असर डाल सकता है कि कौन सी रणनीति चुनी जाएगी और उसे कैसे लागू किया जाएगा। मतलब लीडरशिप कैसी है, कितने लोग शामिल हैं, ये सब बातें। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक क्रिया एक सोची समझी संगठित प्रक्रिया है। इसका आधार लोकतांत्रिक तरीके और सबकी सहमति है, और इसका अंतिम लक्ष्य है सामाजिक न्याय। और इसे हासिल करने के लिए सहयोग से लेकर संघर्ष तक कई तरह की रणनीतियां मौजूद हैं। बिल्कुल। और यहीं से ना एक गहरा सवाल भी उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। वो ये कि सामाजिक न्याय जैसा बड़ा और अक्सर पेचीदा लक्ष्य साधने के लिए कब सहयोग का रास्ता चुनना सही है और किन हालातों में संघर्ष या टकराव का रास्ता अपनाना ही शायद एकमात्र विकल्प बचता है। ये संतुलन साधना मुझे लगता है सामाजिक क्रिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमारे पास सामाजिक क्रिया, उद्देश्य और विस्तार लेख के कुछ खास हिस्से हैं और इनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सामाजिक क्रिया आखिर है क्या, इसका दायरा क्या है और समाज कार्य के बड़े फ्रेमवर्क में ये कहाँ फिट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हैं जो मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर गया। अच्छा, सवाल ये है कि समाज कार्य का जो मकसद है, क्या वो सिर्फ लोगों की मौजूदा हालत में उनकी मदद करना है या फिर उन वजहों को ही बदलना है जिनके कारण वो मुश्किलें पैदा हो रही हैं। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। और दिलचस्प ये है कि इसी सवाल का जवाब वो कहते हैं सामाजिक क्रिया के लक्ष्य और उसका दायरा तय करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बुनियाद है। तो ये सिर्फ मदद करने से कहीं ज्यादा बड़ा मामला लगता है। ये कैसे तय होता है कि दायरा कितना बड़ा होगा? हाँ, देखिए, इसका जो दायरा है वो पूरी तरह इस पे टिका है कि हम समस्याओं की वजह क्या मानते हैं। अगर मकसद सिर्फ कह लीजिए लोगों को थोड़े साधन देना है या छोटी मोटी रुकावटें हटानी है तो काम वहीं तक सीमित रह सकता है। हाँ। लेकिन अगर मकसद बड़ा है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी बदलवानी है, कोई कानून है जो ठीक नहीं लगता उसे चुनौती देनी है, या फिर लोगों को इकट्ठा करके कोई आंदोलन खड़ा करना है, अच्छा, तो जाहिर है दायरा फिर बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात जुड़ती है। स्रोत पूछते हैं कि जो विकास हो रहा है क्या वो सच में बराबरी ला रहा है? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, या फिर हमें विकास के किसी और मॉडल के बारे में सोचने की जरूरत है। तो सामाजिक क्रिया इन बड़े सवालों से भी जुड़ जाती है। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि कई बार सामाजिक क्रिया जो है वो मौजूदा कानूनी दायरे से बाहर भी जा सकती है। ओह अच्छा, कानूनों को चुनौती देना। हाँ, क्योंकि जो चीज आज कानूनी है जरूरी नहीं कि वो हमेशा नैतिक भी हो या न्यायपूर्ण हो। वैधानिक का लीगैलिटी वो कई बार रिलेटिव हो जाती है। अच्छा, तो अगर सामाजिक क्रिया कभी कभी कानूनों को भी चुनौती दे सकती है तो फिर हमारे संविधान और जो कल्याणकारी व्यवस्था है उसके संदर्भ में इसे कैसे देखें? क्या ये टकराव वाली स्थिति है? नहीं, टकराव जरूरी नहीं, बल्कि स्रोत इस पर जोर देते हैं कि सामाजिक क्रिया को ऐसे ही हवा में नहीं देखना चाहिए। इसे हमारे संविधान के जो कल्याणकारी सिद्धांत हैं और जो सामाजिक चिंताएं उनके संदर्भ में ही समझना जरूरी है। जैसे गरीबी का मुद्दा है, बेरोजगारी है, NREGP जैसा कार्यक्रम है, और उसका सोशल ऑडिट, जनता खुद देखे कि काम कैसा हो रहा है। हाँ। सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था, विकास के नाम पर लोगों का विस्थापन, जमीन अधिग्रहण के मसले, शिक्षा में बराबरी का सवाल, ये सब असल में सामाजिक क्रिया के ही क्षेत्र हैं। क्या इसके कुछ असल जिंदगी के उदाहरण हैं जिनसे बात और साफ हो? स्रोत में कुछ जिक्र है इनका? हाँ, कई उदाहरण दिए हैं, जैसे सूचना का अधिकार, RTI। अच्छा, RTI। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये कानून खुद एक लंबी सामाजिक क्रिया का नतीजा है और आज ये पारदर्शिता लाने का एक बड़ा जरिया है। सही बात है। इसी तरह पर्यावरण बचाने के संघर्ष, जैसे दक्षिण कन्नड़ में लोगों ने मिलकर एक थर्मल पावर प्लांट को सफलतापूर्वक रोकवाया, या फिर शहरीकरण से जुड़े मुद्दे, जैसे पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम या सिंगूर में जमीन अधिग्रहण को लेकर जो विवाद हुए थे। हाँ, वो तो काफी चर्चा में रहे थे। बिल्कुल। किसानों के मुद्दे भी इसी में आते हैं, चाहे वो कर्ज का बोझ हो, खाद बीज पानी की कमी हो, या फिर WTO जैसी संस्थाओं की शर्तों का खेती पर असर।
ये सब सामाजिक क्रिया के अहम पहलू हैं। ये तो वाकई बहुत फैला हुआ दायरा है। अब सवाल ये है कि सामाजिक कार्यकर्ता या जो समूह है वो इन बदलावों को लाने के लिए करते क्या है, मतलब तरीके क्या होते हैं? देखिए, स्रोत यहाँ खिंडुका और कफलिन जैसे विचारकों का जिक्र करते हुए 3 मुख्य तरीके बताते हैं। पहला, राजनीतिक प्रक्रिया को समझना और पॉलिसी बनाने वालों को प्रभावित करना, जिसे लॉबिंग कहते हैं। लॉबिंग। दूसरा, अलग अलग लेवल पर सीधी कार्रवाई करना। इसमें क्या आता है? समस्या को सबके सामने लाना, योजना बनाना, लोगों का समर्थन जुटाना, अधिकारियों से मिलना, अपनी बात रखना। ठीक है। और तीसरा, अगर जरूरत पड़े तो सामूहिक संघर्ष, जैसे प्रदर्शन करना, आंदोलन चलाना। कुछ और लेखक सामाजिक कार्यकर्ताओं की 4 भूमिकाएं भी देखते हैं। वो किसी संस्था के कर्मचारी हो सकते हैं, या एक प्रशिक्षित पेशेवर, या एक आम जागरूक नागरिक, या फिर इन सबका मिलाजुला रूप। अच्छा। स्रोत एक और अहम बात कहते हैं कि कभी-कभी कार्यकर्ताओं को ऐसे कानूनों का सामना करना पड़ सकता है जो उन्हें अन्यायपूर्ण या अनैतिक लगे। ऐसे में वो उनका सविनय विरोध भी कर सकते हैं, पर हाँ, उन्हें उसके नतीजों के लिए भी तैयार रहना होता है। जाहिर है, आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल। और उनकी अपनी सीमाएं भी होती हैं, जैसे वो जिस संस्था से जुड़े हैं उसके नियम हो सकते हैं, समाज का दबाव हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो हमने समझा वो ये है कि सामाजिक क्रिया कोई एक फिक्स चीज नहीं है, ये बहुत बहुआयामी है। इसका रूप, इसका दायरा, ये सब इस पर निर्भर करता है कि लक्ष्य क्या है, माहौल क्या है और हम समस्याओं को देख कैसे रहे हैं। हाँ, ये छोटे सुधारों से लेकर बड़े आंदोलनों तक कुछ भी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्रोत इस बात पर लगातार जोर देते हैं कि सामाजिक क्रिया को हमेशा सही नजरिए से देखा जाना चाहिए। मतलब सामाजिक न्याय का जो लक्ष्य है वो हमेशा केंद्र में रहे। और यहीं पर एक जरूरी सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है, जिसका जिक्र स्रोत भी करते हैं। वो क्या है? कि आज का समाज बहुत पेचीदा है। अलग अलग समूहों के हित हैं जो कई बार आपस में टकराते भी हैं। ऐसे में सामाजिक न्याय पाने के लिए सामाजिक क्रिया के सबसे असरदार और सबसे जरूरी नैतिक तरीके क्या हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें लगातार सोचते रहना होगा। ये एक गहरा सवाल है, इस पर जरूर और विचार करने की जरूरत है। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि ये सामाजिक क्रिया आखिर है क्या, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इसकी क्या जगह है। बिल्कुल। और ये मतलब सामाजिक विधान या सामुदायिक संगठन जैसे दूसरे तरीकों से कितनी अलग है। हाँ, ये जानना जरूरी है। एक दिलचस्प बात यह है कि 1976 में भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग ने एक पुस्तिका निकाली थी। अच्छा। हाँ, और उसमें सामाजिक क्रिया को कोई खास महत्व नहीं दिया गया था। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों था। चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, देखिए, वो शायद एक शुरुआती नजरिया था, लेकिन केनेथ प्रे जैसे कई विचारक थे जिनका मानना था कि सामाजिक क्रिया वो सामाजिक कार्य का एक बहुत ही निर्णायक और आप कह सकती हैं अभिन्न अंग है। अच्छा, अभिन्न अंग। जी, उन्होंने इसे काफी व्यापक रूप में देखा। मतलब इंग्लैंड के पुराने खैराती उपायों से लेकर आज की जो आधुनिक कल्याणकारी आंदोलन है उन सब तक फैला हुआ। तो प्रे ने शायद सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर भी कुछ कहा था, कुछ दोहरी जिम्मेदारी जैसा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक तो जो काम उन्हें उनकी संस्था ने सौंपा है उसे पूरा करना, ठीक है, और दूसरा अपने कौशल और अनुभव का इस्तेमाल करके समाज को एक रचनात्मक सहयोग देना। तो प्रे के हिसाब से सामाजिक कार्य की जो पूरी अवधारणा है उसमें सामाजिक क्रिया जरूरी तौर पर शामिल है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की समस्या तक सीमित नहीं है। नहीं, बल्कि ये इस पर भी ध्यान देता है कि सामाजिक प्रक्रियाएं, जो संस्थाएं हैं, नीतियां हैं, उनका लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, तो ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर जिम्मेदारी की बात करता है। समझ गया। तो ये व्यक्तिगत मदद से आगे बढ़कर व्यवस्था पर भी ध्यान देता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, सामाजिक क्रिया और सामाजिक विधान मतलब कानून बनाना, इन दोनों में क्या रिश्ता है? पहले तो शायद यही माना जाता था कि बदलाव लाना है तो भाई कानून बनाओ। हाँ, ये सोच थी पहले, लेकिन 1965 में नानावटी ने इस पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रिया सिर्फ कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, तो फिर इसकी असली परीक्षा तो तब होती है जब उन नीतियों को, उन कानूनों को लागू करने की बात आती है, कार्यान्वयन में।
हाँ, ये तो है। कानून बन जाना एक बात है, लागू होना बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि सामुदायिक या सामाजिक प्रयास काफी नहीं होते, उनमें कुछ कमी रह जाती है। हाँ, तब सामाजिक क्रिया उस कमी को पूरा कर सकती है। वो एक तरह का दबाव बना सकती है या लोगों को संगठित कर सकती है। ओके। तो ये कानून और सामुदायिक प्रयासों के बीच की कड़ी भी बन सकती है। अच्छा, और सामुदायिक संगठन से इसका क्या संबंध है? वो भी तो लोगों को जोड़ता है। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। प्रिचार्ड और टेलर जैसे विचारकों ने इसे शक्तियों के बंटवारे और एक तरह की मौलिक राजनीतिक विचारधारा से जोड़ा था। राजनीतिक विचारधारा से? हाँ, और आर सिंह ने भी इसे राजनीतिक प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ माना। देखिए, सिद्दीकी ने इस पर कहा कि सामाजिक क्रिया का विकास सामुदायिक संगठन से अलग होते हुए भी उससे जुड़ा हुआ है। ये कैसे? ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम समुदाय किसे मानते हैं। अगर समुदाय का मतलब सिर्फ एक भौगोलिक इकाई है, मान लीजिए एक मोहल्ला या गांव, हाँ, तो शायद सामाजिक क्रिया और सामुदायिक संगठन उतने जुड़े हुए ना लगें। लेकिन अगर समुदाय का मतलब हम राष्ट्र या राज्य से लेते हैं, तो फिर सामाजिक क्रिया उसमें शामिल हो जाती है। अच्छा, यानी दायरे पर निर्भर करता है। बिल्कुल। सिद्दीकी ने ये भी कहा कि हो सकता है दोनों तरीकों की तकनीकें, मतलब काम करने के ढंग, वो समान हों। जैसे लोगों को इकट्ठा करना, मीटिंग करना, जागरूकता फैलाना, लेकिन लक्ष्य और आकार अलग हो सकते हैं। उन्होंने सामाजिक क्रिया के कुछ उद्देश्य भी बताए, जैसे मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाना, विकल्प देना, लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देना, दबाव बनाना, हाँ, समूह दबाव बनाना और सामुदायिक समूहों का निर्माण करना, ये सब। तो फिर आर सिंह ने इसे कैसे समेटा? उन्होंने सामाजिक क्रिया को किस तरह देखा? उन्होंने इसे कई नजरियों से देखा। कभी कहा कि ये सामाजिक कार्य की प्राथमिक विधि है, मतलब मुख्य तरीका। कभी कहा कि ये द्वितीयक विधि है, यानी सहायक तरीका। अच्छा। कभी इसे सामाजिक संगठन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रक्रिया के रूप में देखा, या फिर सामाजिक विकास के कामों का एक जरूरी हिस्सा माना। काफी पहलू हैं इसके। हाँ, लेकिन मूल रूप से बात यह है कि सामाजिक क्रिया सामाजिक परिवर्तन लाने या रोकने की एक विधि है। तरीका क्या है इसका? तरीका है लोगों को उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हकीकत के बारे में जागरूक करना, उन्हें सचेत करना और फिर उन्हें प्रेरित करना कि वो अहिंसक तरीकों से उन बदलावों को लाने के लिए काम करें जो वो चाहते हैं, या फिर जो हानिकारक परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश करें। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें, हाँ, तो सामाजिक क्रिया महज विरोध प्रदर्शन या नारेबाजी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सामाजिक कार्य का एक सोचा समझा महत्वपूर्ण पहलू है, जो नीति निर्माण से, कानून से और सामुदायिक संगठन से सबसे गहराई से जुड़ा हुआ है। सही कहा। इसका उद्देश्य है जागरूकता फैलाकर और सामुदायिक कार्रवाई को प्रेरित करके सामाजिक लक्ष्यों को पाना और समाज में, आप कह सकते हैं, बेहतर कार्य प्रणाली विकसित करना। एकदम सही। और श्रोताओं के सोचने के लिए यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। आज का जो डिजिटल युग है ना, जहाँ सूचनाएं इतनी तेजी से फैलती हैं, लोग ऑनलाइन कितनी आसानी से जुड़ जाते हैं, तो ऐसे में सामाजिक क्रिया के कौन से नए रूप उभर रहे हैं? क्या ये जो ऑनलाइन अभियान चलते हैं, हैशटैग मूवमेंट्स होते हैं, क्या वे पारंपरिक तरीकों जैसे धरने, प्रदर्शन जितने ही प्रभावी हैं, या शायद कुछ मामलों में उनसे ज्यादा प्रभावी हैं? इस पर विचार करना आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत जरूरी सवाल है सोचने के लिए। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।